ये हमारे पास तब आए थे जब जुलाई का भी एंड हो रहा था। डेडलाइंस काफ़ी करीब थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो चुकी थी। का आईएलटीएस और पीटी जो था वो क्लियर था, तो इस बेस पे हमने ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए थे। उनमें डीएमयू भी था। डीएमयू के सुपरवाइज़र को जैसे ही हमने रिसर्च आइडिया शेयर किया था, तो डीएमयू के सुपरवाइज़र का रिस्पांस आया था कि वो लीव पर हैं, लेकिन वो फिर भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। इनके प्रोसीजर को टोटल 2.5 मंथ लगा है। इनकी जो टोटल फ़ी थी दैट इज़ 15,500 थी, जिसमें से 755 पाउंड जो थी वो इनको बेंच फ़ी असाइन हुई थी, लेकिन इनकी सुपरवाइज़र ने वो बेंच फ़ी खुद ही पे कर दी थी। इनका जो डिपॉजिट इन्होंने इनिशियल डिपॉजिट पे करवाया था दैट इज़ 8,200 पाउंड। जैसे ही इनका डिपॉजिट पे हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही इनका कैश आ गया था। और इनको ऑलमोस्ट जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट 1.5 मंथ और अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स के लिए होल्ड करनी पड़ी है, और वो बैंक स्टेटमेंट 10 मिलियन की थी बेसिकली। हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो यूकेवीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे जो विद इन अ डे हमने साथ में अटैच किए, एंड इसके बाद इनका जो है वो यूकेवीआई इंटरव्यू 6 अक्टूबर को आया था, और इनके पास प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 2 दिन थे। जिस दिन इनका 9 अक्टूबर 12:30 को इनको जैसे ही इंटरव्यू हुए घंटे बाद ही सक्सेसफुल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके महविश, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना एक्सपीरियंस, कौन से कोर्स में और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आप सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरा नाम महविश हुसैन है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मैंने डीएमयू में अप्लाई किया है और मेरा अब वीज़ा आ गया है। मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री का कंप्लीशन ईयर क्या था और आपकी सीजीपीए क्या थी? मेरी ग्रेजुएशन जो 2023 में कंप्लीट हुई थी और मेरी सीजीपीए 3.35 थी। ओके, इसके साथ आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया था? जी, मैंने आइल्स कंप्लीट किया था। ओवरऑल 6.5 थे, कोई भी 6 बैंड से कम नहीं था किसी भी ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये बताएं कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आप यूके रिसर्च डिग्री में अप्लाई करेंगे? पहले भी अब्रॉड स्टडी करना चाहती थी, लेकिन ना मेरा ये प्लान था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करूं, तो मैं इसीलिए मास्टर बाय रिसर्च डिग्री में जाना चाह रही थी ताकि मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ ट्रैवल कर सकें। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए? यूके में ये है कि तो आपको 1 ईयर के कोर्स मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि ये आपको इकोनॉमिकली भी एफिशिएंट रहते हैं, ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। इस तरह से अप्लाई करना था, तो बाकी कंट्रीज़ में ऐसा कोई उनका नहीं है कि वो आप अपने हस्बैंड को साथ लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च कोर्सेज थे और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम दोनों एक साथ जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यूके को ही चूज़ किया। अच्छा महविश, मुझे एक बात बताएं कि आपने कब डिसाइड किया और आपने अपना जो प्रोसीजर है वो कौन से मंथ में स्टार्ट किया, और आपका अभी जिस इनटेक में एडमिशन हुए वो कौन सा इनटेक है? जब हमने फर्स्ट विजिट किया था टॉप 7 कंसल्टेंट को, वो हमने जुलाई में विजिट किया था और विद इन अ वीक एक सुपरवाइजर के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया था। ये अक्टूबर का मंथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा जो है वो आ गया है, और ये हमारा अक्टूबर इनटेक के लिए था अप्लाई हुआ, क्योंकि जब हम आए थे तब सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। डेडलाइन पास थी यूनिवर्सिटीज़ की। टॉप 7 ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारा अक्टूबर इनटेक में एक सक्सेसफुल में एडमिशन सिक्योर कर दिया। ओके, अब महविश मैं चाहूँगी कि जो लोग देख रहे हैं और जिन्हें रिसर्च डिग्री का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसका प्रोसीजर कैसे होता है और उसमें अप्लाई कैसे करना होता है, तो आप अपना जो प्रोसीजर है या जो आपकी टाइमलाइन है उनसे डिस्कस करें ताकि उनको आइडिया हो कि हर चीज़ में कितना कितना टाइम लगता है। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं हर स्टेप में आपका कितना टाइम लगा। सबसे बेहतर जो तरीका है किसी भी रिसर्च डिग्री में अप्लाई करने का वो ये है कि आप पहले सुपरवाइजर अप्रूवल लें और उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मेरे केस में भी ऐसा ही था। हमने पहले सुपरवाइजर को अप्रोच किया, उनके साथ अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस किया, उन्होंने अप्रूव किया, देन हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया क्योंकि वो विलिंग थी, उन्होंने हमें हमारी एप्लीकेशन को सपोर्ट किया। 4 वीक्स में मेरा ऑफर लेटर आया था, क्योंकि डी मॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना ये 4 वीक्स ले लेती है ऑफर लेटर इशू करने में। 4 वीक्स के बाद ऑफर लेटर आ गया, डिपॉजिट फी जो है वो सबमिट करवा दी। कैश जो है वो मुझे 1 डे मुझे कैश इशू हो गया था। जिस दिन मेरा डिपॉजिट कंफर्म हुआ है 27 अगस्त को, 28 अगस्त को मेरा कैश आ गया था। महविश, मुझे अपनी डिग्री टाइटल ज़रूर बताइएगा। मेरा डिग्री टाइटल है मास्टर बाय रिसर्च हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। ओके, और आपकी जो यूनिवर्सिटी की टोटल फ़ी वो कितनी थी?
मेरी यूनिवर्सिटी की टोटल फ़ी 15,500 पाउंड्स थी। और आई थिंक इसके ऊपर आपको कुछ बेंच फ़ी भी पे करनी पड़ी थी या वो आपके सुपरवाइज़र ने पे की थी? मैं बेंच फ़ी थी 755 पाउंड्स जो कि मेरे सुपरवाइज़र ने पे की थी। इस लिहाज से तो आपके फिर ये कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे कि आप उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट भी किया और नो डाउट उन्होंने आपकी जो बेंच फ़ी है वो भी पे की है। जी, जी। तो आपका डिपॉज़िट कितना था? इनिशियल डिपॉज़िट जो आपने पे किया था? जो इनिशियल डिपॉज़िट जो हमने पे किया था वो 8,200 पाउंड्स था। हाफ़ फ़ी हमने पे करनी थी बट हमने को वो 8,000 करवा दिया था। महविश इसमें मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जो कि हर स्टूडेंट हमसे पूछता है कि रिसर्च डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो शेयर करें, एक बताएं कि आपके केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट है जो रिसर्च डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है वो उसके आने से पहले उसके सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर हो। सबसे पहले आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपकी बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है। एंड उसके बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं 2 और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इन केस अगर आप आइल्स नहीं किया हुआ। मेरा आइल्स था तो आइल्स का सर्टिफिकेट हमने अटैच किया था और सीवी आ जाती है, एक्सपीरियंस लेटर्स। इसके अलावा महविश मुझे ये बताएं कि आपका जब कैश आ गया था तो आपने वीज़ा अप्लाई करने में आपका कितना टाइम लगा, इधर आपने आपका जो वीज़ा डिसीजन है उसको कितना टाइम लगा आने में? कैश तो मेरा जो है ना वो 28 अगस्त को आ गया था बट तब हमारी स्टेटमेंट मैच्योर नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट अभी हमने तब हमारी बैंक स्टेटमेंट को अभी 10 to 12 डेज रहते थे। हम दोनों का ही वीज़ा फाइल 8 सितंबर को किया गया था। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि साथ वो अटैच करनी थी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसमें हमें तकरीबन 1 वीक का टाइम लग गया। एंड नेक्स्ट वीक 18 सितंबर को हमारी बायोमेट्रिक हुई थी। एम्बेसी ने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फॉर फंड्स उन्होंने मांगे, तो वो सारा प्रोवाइड करने के बाद 6 अक्टूबर को मुझे इंटरव्यू का मेल आया एंड देन मैंने 9 अक्टूबर को इंटरव्यू अटेंड किया एंड उसी दिन शाम को मेरा वीज़ा आ गया। मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का एक साथ ही वीज़ा आ गया। हम दोनों ने प्रायोरिटी पे अप्लाई किया था। आपके पास टाइम काफ़ी कम था, तो आपने कैसे प्रिपरेशन की और उसमें आपको कैसे हेल्प आउट किया गया और टाइमलाइन किस कैसे बताई गई? तो उसका आप मुझे थोड़ा अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन शेयर करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपने पूछे गए और आपने उसको कैसे टैकल किया? ओके, मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टाइम वाकई बहुत कम था, तो मैंने कांटेक्ट किया। फिर मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरव्यू है। उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे कहा कि आप पर्सनली आएँ और फिर उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, हर तरह के क्वेश्चंस बताए उनको कैसे टैकल करना है, अबाउट कोर्स मॉड्यूल्स और कौन से कोर्स मॉड्यूल्स और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू और अपनी टाइमलाइन कैसे कवर करनी है। लाइक मैंने अपना जिस तरह से अप्लाई किया था उस प्रोसेस को किस तरह से मैंने अपने यूके एम्बेसी में एक्सप्लेन करना है। इतना अच्छे तरीके से मुझे बताया गया था कि मेरा जस्ट 25 मिनट्स इंटरव्यू हुआ था और वो सेटिस्फाई हो गए थे। जैसे आपने बताया कि आपका 9th ऑफ अक्टूबर को जो है वो इंटरव्यू हुआ, तो आपका कितने टाइम बाद जो है वो वीज़ा डिसीजन आया था? 9 अक्टूबर को 12:30 पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 1 बजे से पहले ही वो फिनिश हो गया था एंड देन शाम को 6:30 पौने 7 के दरमियान हम दोनों को मेल आ चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही आप दोनों का एक साथ डिसीजन आया था जी, जी। और दोनों की साथ ही जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई थी। मैं आपके हस्बैंड से भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, अल्लाह का शुक्र। ओके सर, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि सारी ये जो जर्नी थी टॉप 7 के साथ ये कैसी रही? कौन-कौन से लोगों ने आपकी हेल्प की इस प्रोसीजर में और आपको कितना मतलब सपोर्ट किया गया इस चीज़ में? पहले तो हमें किसी के रेफ़रेंस से पता चला कि हम इधर जाएँ, क्योंकि हम पहले भी कंसल्टेंट के पास जा रहे थे, तो लेकिन ना हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वैसे भी डेडलाइन पास ही थी सितंबर की। इधर आए टॉप 7 के पास, हमारा उन्होंने अक्टूबर इनटेक में अप्लाई किया, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। पहले हमारा वो सुपरवाइज़र के साथ मैविश का इंटरव्यू हुआ, तो उससे भी पॉजिटिव आई। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर भी आ गया, सब कुछ जल्दी हो गया। वैसे भी सारी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी। सर असद, मैम आयशा और और भी लोग थे, वो सारे कोऑपरेटिव थे। हमें फ़ौरन रिप्लाई आता था हर चीज़ का, और हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हर चीज़ वो फ़ौरी हर चीज़ करते थे। चाहे ऑफ़िस टाइम हो ना हो, लेकिन वो हमें कोऑपरेटिव करते थे।
मुझे ये बताएं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी देख रहे होंगे इन वीडियो को और अपने डिपेंडेंट्स के साथ मूव करना चाहेंगे, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो उन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि वो टॉप 7 के पास आएँ, अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएँ, इंशाल्लाह उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में रिसर्च को डिपेंडेंट के साथ यही ज़्यादातर कर रहे हैं और बाकी तो कंसल्टेंट ऐसे ही लगे हुए हैं। महविश, आपसे मेरा क्वेश्चन ये होगा, तो आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुंच जाएंगी तो आपके क्या प्लान्स होंगे? क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो आपकी ही रेलिवेंट फील्ड में हुआ है, विद सुपरवाइज़र अप्रूवल हुआ है, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो आपके माइंड में हैं? क्या आप आगे अपनी डिग्री आइदर आप अपनी पीएचडी या एमफिल परस्यू करना चाहें? मेरी टॉप अप डिग्री है, मैं इसको कन्वर्ट करवा सकती हूँ पीएचडी में, उस टाइम पे प्लान हो। अदरवाइज़ मेरी ये 1 ईयर की डिग्री है, तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं पीएसडब्ल्यू की तरफ भी जाऊँगी और ये मेरा रेलिवेंट फील्ड है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसी फील्ड में काम करूँगी तो मुझे अपने फील्ड से रेलिवेंट वहाँ पे भी जॉब करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरा अभी यही प्लान है कि मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे मुझे अपने फील्ड से रेलिवेंट कोई जॉब या फिर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बहुत से लोगों को बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनकी क्यूरीज होती है, बैंक स्टेटमेंट आइदर कितने टाइम के लिए चाहिए होती है और विद डिपेंडेंट आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे आप अपने केस में बताएं कि आपका आइदर जॉइंट अकाउंट था और कितनी बैंक स्टेटमेंट और कितने टाइम के लिए आपने होल्ड की थी? हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था। हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हम अपने फंड्स दोनों एक ही अकाउंट में शो करवाएंगे। हमारी टोटल बैंक स्टेटमेंट हुई थी 10,05,11,000 समथिंग। पहले तो हमारा ये था कि हम 45 डेज़ के लिए उसको कर लेते हैं, बट आजकल चूँकि यूके एम्बेसी की तरफ से थोड़ा सा डिले आ रहा था तो हमें उसको थोड़ा एक्सटेंड करवाना पड़ा, तो हमें 2 मंथ से कुछ 4 to 5 डेज़ थोड़े ज़्यादा करने पड़े हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में हमारा हो गया है। ओके, मैं विश आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको टॉप 7 के बारे में कैसे पता चला? पहले तो मुझे जब तक टॉप 7 का नहीं पता था, मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से रब्ता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो मुझे रेलिवेंट फील्ड नहीं मिल रही थी या फिर उनकी तरफ से यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मेरी मदर इन लॉ को उनकी एक कोलीग ने बताया टॉप 7 का, और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर आके एक दफ़ा ट्राई करेंगे। और जब हम आए तो हमें बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव सर्विसेज लगी। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और जिस तरह से डॉक्टर सद ने हमें गाइड किया और मिस आयशा, इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन, हमसे अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती थी तो इन्होंने उस मिस्टेक को भी ठीक किया। इन्होंने हर चीज़ देख देख के और उसको वो अपलोड किया। ये सारी सर्विसेज मैं तो इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि वो अपना प्रोसेस टॉप 7 से ही करवाएं।